हाय गाइस। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूएसए 1929। एक ऐसा डिप्रेशन जिसमें मिलियन ऑफ पीपल जॉबलेस हो गए थे, मिलियन ऑफ पीपल होमलेस हो गए थे, और बहुत सारे लोग जो थे वो बहुत सारे लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, और बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे थे। तो ये जो द ग्रेट डिप्रेशन था ये किसकी वजह से हुआ, इसके पीछे कॉज क्या था? इसके तीन चार मेन कॉज हैं। एक तो जो 60% इसका कॉज था वो था स्टॉक मार्केट की क्रैश होने की वजह से हुआ था, और मॉनेटरी पॉलिसी उतनी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं की गई थी, ओवर प्रोडक्शन हो गई थी। तो ये जो तीन चार कॉज थे इसके ये मेन कॉज थे। लेकिन जो इसका 60% कॉज था वो था स्टॉक मार्केट का एक्सचेंज की वजह, स्टॉक मार्केट की क्रैश होने की वजह से। तो स्टॉक मार्केट एक्चुअली में होता क्या, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट एक्चुअली स्टॉक का मतलब होता है भंडार, यानी कलेक्शन ऑफ मार्केट, जहाँ पर बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं जो कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं, और जो कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं उनको शेयर होल्डर कहा जाता है। वो जो शेयर होल्डर होते हैं उनको कंपनी रिटर्न में कुछ प्रॉफिट देती है, कुछ अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कंपनी के। तो ये जो सारे स्टॉक्स होते हैं, यानी अब हुआ क्या था, स्टॉक मार्केट क्रैश कैसे हुई थी? 1920 में यूएसए की इकनॉमी लगभग डबल थी, यानी यूएसए की वेल्थ लगभग डबल थी। हर एक जो न्यूयॉर्क, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में था। इसका दूसरा नाम जो है वॉल ऑफ स्ट्रीट भी कहते हैं। हर एक बंदा मिलियनियर से लेकर छोटे से छोटा पैसे वाला आदमी अपना पैसा इस स्टॉक मार्केट में आजमा रहा था, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता था रिटर्न में। जिसके पास पैसा नहीं था वो बैंक से लोन लेकर अपना पैसा इसमें लगा रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि 1928 तक तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट सब कुछ ठीक जा रहा था। 1928 के बाद ये जो स्टॉक मार्केट था इसमें डिक्लाइन होने लगा। इसका रीज़न ये था कि ओवर प्रोडक्शन होने लगी फैक्ट्री में, स्टॉक्स उतना बिकने नहीं लगा जितनी प्रोडक्शन होने लगी स्टॉक्स की, यानी खरीदारी कम होने लगी और प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने लगी। इसका ये हुआ रिजल्ट कि स्टॉक जो है बिल्कुल क्रैश हो गया। यानी 24 अक्टूबर 1928 को एक ऐसा फियर, एक ऐसा डर बैठ गया लोगों के अंदर कि जो स्टॉक मार्केट है ये क्रैश होने वाली है। तो बहुत सारे लोग, यानी लगभग 12 मिलियन शेयर जो उस टाइम खरीदे गए थे, एक ही दिन में 12 मिलियन शेयर होल्डर खरीदे गए थे। तो इसको ब्लैक थर्सडे के नाम से भी बोलते हैं। फिर 5 दिन के बाद क्या हुआ कि कुछ 16 मिलियन शेयर होल्डर खरीदे गए, यानी 5 दिन के बाद और 16 मिलियन शेयर होल्डर खरीदे गए, क्योंकि एक डर बैठ गया था कि ये जो स्टॉक मार्केट है क्रैश होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। तो उसको बोलते हैं ब्लैक ट्यूसडे। तो यानी ये जो एक हफ्ता था इसने यूएसए के पूरे 20-30 साल खा दिए थे। ये जो सारा सिस्टम हुआ था ये एक तो ओवर प्रोडक्शन की वजह से होता, और मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी थी कि बाय नो पे लेटर। अब क्रॉप की प्रोडक्शन, ये ओवर प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोगों के पास पैसे थे नहीं, तो अब वो क्या कर रहे थे, स्टॉक वाले क्या कर रहे थे, बाय नो पे लेटर बोल रहे थे कि आप ले लो, पैसे बाद में देना। तो बाद में जब लोगों के पास, जब स्टॉक मार्केट पूरी क्रैश होगी, स्टॉक मार्केट बंद होगी, लोगों को रिटर्न नहीं आने लगा, तो पूरा पैसा आने नहीं लगा, तो स्टॉक मार्केट तो क्रैश होगी, लोगों के पास पैसा उतना बचा नहीं था। तो लोग ने जो बैंक से पैसा लिया था वो पैसा भी वापस नहीं कर पा रहे थे। तो अब बात क्या हुई कि यहाँ से डायरेक्ट इफेक्ट बैंक पर पड़ा। बैंक पर कैसे इफेक्ट पड़ा कि जिन लोगों ने लोन लिया हुआ था बैंक से वो रिटर्न नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको स्टॉक मार्केट से कोई रिटर्न आ नहीं रहा था, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। अब लोगों को बैंक पे कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा, बैंक की सॉल्वेंसी पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा। अब लोग क्या करने लगे कि बैंक में तो लोग लोन की जो किस्तें थी वो मुका नहीं पा रहे थे, और दूसरा नंबर क्या कर रहे थे कि जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया हुआ था बैंक से वो उल्टा बैंक से पैसा निकाल रहे थे। तो यानी बैंक में पैसा डिपॉजिट कुछ नहीं हो रहा था, जो पैसा डिपॉजिट हुआ था वो भी निकाल रहे थे। अब हुआ क्या, बैंक की जो 4 पैनिक वेव थी जिसकी वजह से यूएसए के पूरे बैंक बंद हो गए थे। स्टॉक मार्केट का पूरा डायरेक्टली इफेक्ट बैंक पर पड़ा, लोग बैंक में लोन रिटर्न नहीं कर पा रहे थे, और बैंक में जो डिपॉजिट पैसा था लोग वहां से वो पैसा निकाल रहे थे, क्योंकि लोगों को बैंक की सॉल्वेंसी पे, बैंक के कॉन्फिडेंस पे कोई भरोसा नहीं रहा था।
तो इसी जो पहली बैंक की पैनिक वेव शुरू हुई थी वो 1930 में शुरू हुई थी, जिसमें लगभग कुछ बहुत सारे बैंक जो बंद हो गए थे 1930 में शुरू हुई थी। इस तरह जो बैंक की सेकंड पैनिक वेव शुरू हुई वो हुई 1931 में, थर्ड हुई 1932 में और फाइनली 1933 में पूरे बैंक नियरली 4000 यूएसए के बैंक पूरे बंद हो गए। तो जिन लोगों ने जिनका पैसा बैंक पे था कुछ उन्हें निकाला था और जिन्होंने नहीं निकाल सका था उनका पैसा बैंक में रह गया था, और जिन्होंने लोन लिया था वो बैंक में रिटर्न भी नहीं कर पा रहे थे। तो नियरली 4000 बैंक यूएसए के कंप्लीटली बंद हो गए। अब बात यह आती है कि यूएसए के ये जो सारा सिस्टम था इसको रिकवर होने में कितना टाइम लगा, कैसे लगा। इसका इफेक्ट ये हुआ था कि यूएसए के लगभग 6 मिलियन पीपल्स ने अपना जॉब लॉस्ट कर दिया था, मिलियन ऑफ पीपल होमलेस हो गए थे, बहुत सारे लोगों को रहने के लिए घर नहीं था, और जिनके पास घर था वो अपने घर बेच रहे थे ताकि हम जो है डेली नीड्स की चीजें, ताकि हम अपने खाने पीने के लिए कुछ गुजारा कर सके। उस टाइम का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था हर्बर्ट होवर। उसका ये मानना था कि ये जो स्टॉक मार्केट है यानी यूएसए की जो इकोनॉमी है इस पर गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ये खुली फ्रीडम होनी चाहिए, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान भी हुआ था। स्टॉक मार्केट का क्रैश भी लगभग उसकी वजह से होता है क्योंकि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं था इस पे। अब हुआ क्या कि जब यूएसए के इलेक्शन आ रहे थे 1933 में, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट यूएसए का एक नया प्रेसिडेंट बना, अच्छी मेजॉरिटी से जीत कर आया। अब जो यूएसए का न्यू प्रेसिडेंट बना उसने अपने इनॉग्रेटिंग डे में अपनी एक इनॉग्रेशन स्पीच में 4 मार्च 1933 को उसने लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाया कि अब जो जितने भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, जॉब सेक्टर है, लोगों को इन पर कॉन्फिडेंस दिलाया कि इस पर हम अच्छी तरह काम करेंगे। और वो लोगों के साथ डायरेक्टली रेडियो पे डेली बात करते रहे, लोगों को साथ बिल्कुल कनेक्ट रहे। उसको उस टाइम फायरसाइड चैट भी कहते थे यूएसए में। तो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो थे अपने पहले फर्स्ट 100 डे में उसने बहुत सारे लेजिस्लेशन पास की। जब पहले उसने 4 दिन का हॉलीडे रखा, सारे बैंक क्लोज किए क्योंकि उसने एक बैंक के लिए एक बहुत लेजिस्लेशन पास करनी थी और उसने बैंक के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम खोली। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने कुछ 2-3 स्कीमें इतनी अच्छी स्कीमें खोली यूएसए की रिकवरी के लिए। जो पहली स्कीम उसने खोली FDIR, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यानी ये जो स्कीम थी, ये जो रिफॉर्म पास हुई थी, ये साथ बैंक के लिए थी और इसमें लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाया कि जितने भी जो बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे, अगर इन चांस ये बैंक फेल भी हो जाता है तो इनका जो पैसा है वो गवर्नमेंट पूरा पैसा उनको वापस कर देगी, जो भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करेगा। तो अब लोगों को बैंक पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करने शुरू हो गए। दूसरी जो रिफॉर्म पास की फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने, वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज यानी जो भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, जो भी एक्सचेंज वगैरह स्टॉक के रिलेटेड जो भी चीज थी वो सारी इसमें आती थी। और एक पूरा इसमें एक ऐसा रिफॉर्म बनाया कि ऐसे चीजों से जो कि इन फ्यूचर में अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई भी चीज आए जिससे क्रैश हो जाए तो गवर्नमेंट इसमें पूरा गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस करेगी, पूरा गवर्नमेंट इसमें अपना हाथ बटाएगी इसको ओवरकम करने के लिए, इसको बचाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन खोले जिनमें इसके ये जो इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन ऐसे एड मिली यूएसए को, जैसे टेनिस वैली अथॉरिटी। ये एक टेनिस से यूएसए में एक रिवर का नाम है। उसमें क्या हुआ था, ये जो टेनिस वैली अथॉरिटी थी ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था, जितने भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थे, फ्लड कंट्रोल सिस्टम था, तो पूरा जो भी सिस्टम था उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ रहा और बहुत सारे लोगों को यहाँ से जॉब भी मिलना शुरू होगी। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन खुले जैसे वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन WPA। इसमें क्या सिस्टम था कि लोगों को परमानेंट जॉब देने का एक बहुत बड़ा इस इंस्टीट्यूशन ने काम किया। यानी लगभग 8.5 मिलियन पीपल जो थे वो उनको परमानेंट जॉब मिली। उसके बाद इसी तरह सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1938 पास हुआ 1938 में, जो पहली बार
ये स्कीम, ये रिफॉर्म पास हुआ कि यूएसए में जितने भी ओल्ड एज हैं उनको पेंशन दी जाएगी, उनको उनको जॉब करने की जरूरत नहीं, उनको घर बैठे बैठे पेंशन दी जाएगी। और ये जो पेंशन का सिस्टम है ये यूएसए से शुरू हुआ था कि ओल्ड एज को पेंशन भी दी जाएगी। तो ये जो 3-4 स्कीमें थी ये बहुत अच्छी स्कीमें यूएस फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने खोली, जहां से यूएसए की इकोनॉमी अब लगभग 9% पर ईयर बढ़ने शुरू होगी। अब यूएसए जो था दोबारा से रोड टू रिकवरी पे आ गया। अब यूएसए की इकोनॉमी 9% तो बढ़ने लगी। यूएसए जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जो है वो एक सुपर पावर पे इमर्ज हुआ। लेकिन 1930 से 1940 तक यूएसए में एक जो बहुत बड़ा फायदा हुआ वो ये था कि वुमेन्स, मोस्टली जो वुमेन्स थी वो सिंगल थी, क्योंकि उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। और जितनी भी डेवलप कंट्रियां उनमें एक सिस्टम होता है कि शादी का मैरिज तभी करते हैं वो जब वो सेटल होते हैं। तो बहुत सारी वुमेन सिंगल थी। लेकिन 1930 से 40 तक यूएसए की जो वुमेन्स थी उनकी जो एम्प्लॉयमेंट थी वो बढ़ गई, यानी 24% यूएसए की वुमेन्स ने अपने लिए एम्प्लॉयमेंट हासिल की, क्योंकि सिंगल वुमेन थी, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो फाइनेंशियल सपोर्ट जब नहीं मिल रही थी वुमेन्स को, तो उन्होंने अपने लिए एम्प्लॉयमेंट खुद सर्च की। तो यूएसए की जो अब यूएसए की इकोनॉमी में यहाँ से भी फायदा होगा, क्योंकि वुमेन्स की एम्प्लॉयमेंट होगी बहुत सारी, 24% वुमेन्स की एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। अब यूएसए खाली सुपर पावर ही नहीं बनी, बल्कि यूएसए 1930 से 40 के बीच में जो स्ट्रगल यूएसए ने किया, उस स्ट्रगल से खाली कमबैक इतनी अच्छी तरीके से किया इतने छोटे से पीरियड में। यानी वहाँ के लोगों की कंडीशन ऐसी थी कि जब हर्बर्ट होवर प्रेसिडेंट बना था, वो इस बेस पे प्रेसिडेंट बना था, उसने लोगों का कॉन्फिडेंस इस बेस पे लिया था कि यूएसए के हर घर में चिकन बनेगा। उस टाइम यूएसए के घर में यानी चिकन बनना किसी के घर में यूएसए में एक बहुत बड़ा समझा जाता था कि जिस तरह अगर हमारे को बोल दिया जाए, कोई पॉलिटिशियन हमारे से प्रॉमिस कर दिया जाए कि हर एक बंदे को 1-1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, और अगर सच में ऐसा प्रॉमिस फुलफिल कर दिया जाए तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। उसी तरह हर्बर्ट हूवर ने यूएसए में ये लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाया था कि हर घर में चिकन बनेगा, और बाद में चिकन बनने की दूर की बात है, यूएसए के लोगों को अपने घर बेचकर झोपड़ियां बनानी पड़ी, और बाद में उन झोपड़ियों का नाम जो लोगों ने रख लिया था हॉवर्ड्स विलेज, उन झोपड़ियों का नाम रख लिया था। तो अब बात यह थी कि यूएसए अगर इतने छोटे से शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में अगर यूएसए खाली खाने के लिए नहीं बल्कि जो भूखे लोग मर रहे थे अब उनको रोटी तो खाने पीने के लिए अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन वो सुपर पावर भी इमर्ज होगी 1945 से पहले यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड तक यूएसए सुपर पावर भी बन गई। तो ये कैसे बन गई? ये जो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने कुछ रिफॉर्म पास किए, कुछ अच्छी अच्छी स्कीमें पास की, और वहाँ के लोगों की डेडिकेशन की वजह से ये सारी चीज़ें पास की, लोगों को भरोसा दिलाते रहे, जो रेडियो पे डेली फायर साइड चैट भी जिनको कहा था, लोगों को भरोसा दिलाते रहे कि हम जो है रोड टू रिकवरी पे जरूर आ जाएंगे। अब बात यह थी कि अगर यूएसए इतने छोटे से टाइम पीरियड में अगर सुपर पावर बन सकती है, क्या इंडिया अगर हमारे नेक्स्ट 20 साल में इंडिया जो है सुपर पावर क्यों नहीं बन सकती है? तो एक सुपर पावर के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना है कि सुपर पावर के लिए जो भी कंट्री सुपर पावर के लिए उसके पास एक तो एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए, दूसरा तो उसके पास रिसोर्स बड़ा होना चाहिए। तो हमारी कंट्री के पास इस चीज की कोई कमी नहीं है, एरिया भी बहुत है, रिसोर्स भी बहुत है। लेकिन हमारे इंडिया को यानी जितनी भी डेवलपिंग कंट्री, मैं खाली इंडिया की बात नहीं करता, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रियां उनको सिर्फ कुछ एरिया हैं जिन पर कुछ काम करने की जरूरत है, और स्पेशली इंडिया को, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन। जो भी डेवलप कंट्री है उसकी ये सिंबल होता है कि उसकी जो एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम होता है बहुत स्ट्रांग होता है। वो अपने 70% जो बजट होता है वो सारा इस पर लगा दिया जाता है उनका हेल्थ और एजुकेशन पे। तो इंडिया जो है अब इस चीज़ में बहुत सारे इंप्रूवमेंट लाई भी इंडिया ने, लेकिन फिर भी इंडिया की जो एजुकेशन बताई जाती है, एजुकेशन का जो लिटरेसी बताया जाता है वो चाइना के 1991 से कंपेयर किया जाता है। तो यानी अभी भी इंडिया स्टिल कहीं ना कहीं इस चीज़ में बहुत पीछे है। और दूसरी जो बात है वो हमारी इकोनॉमी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनने के लिए। अब देखो हमारी जो इकोनॉमी है वो सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मोस्टली 2 चीज़ों पे डिपेंड है, एक तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और एक टैक्स है। यानी 70% इंडिया की इकोनॉमी किस पे? सिर्फ 2 चीज़ों से है, एक एग्रीकल्चर से, एक टैक्स से।
तो कोई भी जो डेवलप कंट्री या सुपर पावर कंट्री को बनने के लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब चाइना की बात ले ली जाए, चाइना का प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में बिकता है, तो यूएसए का प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में बिकता है। यानी हम कंज्यूमर कम और प्रोड्यूसर ज्यादा होना चाहिए। जब हमारी कंट्री प्रोड्यूसर ज्यादा हो जाएगी, इट मीन्स कि हमारी कंट्री का प्रोडक्ट हर जगह बिकेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तब जाके हमारी कंट्री सुपर पावर बन सकती है। उसके बाद जो तीसरा आता है, जो तीसरा क्राइटेरिया चाहिए वो होना चाहिए डिफेंस। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो कंट्री है उसकी सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, उसकी जो एयर फोर्स है वो फोर्थ लार्जेस्ट है, और उसकी जो नेवी फोर्स है वो 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। लेकिन फिर भी हमारी इतनी क्वांटिटी होने के बावजूद भी फिर भी हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं माना जाता है? अगर हमारा किसी से भी हो जाता है सुपर पावर से, तो हम क्यों नहीं कंपेयर कर पाएंगे अपनी कंट्री को उस वार के अगेंस्ट? तो इसके पीछे दो रीजन है कि हमारे जो कंट्री है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम में जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है वो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का नहीं यूज किया जाता है, और जो यूज किया जा रहा है वो भी इंपोर्ट किया जा रहा है। यानी ये एक रिपोर्ट है कि 99.9% जो मटेरियल है, जो इक्विपमेंट यूज करते हैं वो इंपोर्ट किया जा रहा है, यानी 0.कुछ% भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो यहाँ से भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब यूएसए के ले लिया जाए, चाइना को ले लिया जाए, तो वो सारे इक्विपमेंट, डिफेंस सिस्टम का इक्विपमेंट वो खुद तैयार करते हैं। दूसरी ये चीज, तीसरी ये चीज, चौथी चीज जो बात है वो है इन्वायरमेंट। तो कोई भी डेवलप कंट्री जो है वो सबसे ज्यादा पैसा अपने इन्वायरमेंट की डेवलपमेंट के लिए, अपने इन्वायरमेंट की क्लीन लाइंस के लिए लगाते हैं पैसा। अब एक रिपोर्ट आई है कि टोटल 180 कंट्री में इंडिया की जो रैंकिंग है इन्वायरमेंट में वो 177, यानी सबसे लो हमारी कंट्री है इन्वायरमेंट के, अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए। क्योंकि हमारी कंट्री में ये देखा गया कि बहुत सारे रिवर पोल्यूटेड है, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ बहुत सारा पोल्यूशन है इन्वायरमेंट में। तो जितनी भी डेवलप कंट्रियां हैं वो क्या करती हैं, अपने इन्वायरमेंट पे बहुत फोकस रहती है, स्ट्रिक्टली ऐसे लॉ पास करती हैं इन्वायरमेंट के रिलेटेड कि इन्वायरमेंट को इतना साफ क्लीन रखते हैं, उनके रिवर्स बिल्कुल प्योर होते हैं। तो ये चीज, इस चीज पर भी हमारे को काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। पांचवी जो चीज है, कुछ ऐसे एरिया जैसे ह्यूमन हंगर इंडेक्स हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, डेमोक्रेसी होगी, तो इन चीजों पे हमारी रैंकिंग बहुत नीचे है। तो हमारे को इन चीजों पे अपनी रैंकिंग इंप्रूव करनी होगी। जो भी सुपर पावर कंट्री है उनकी रैंकिंग अगर इन चीज में देख ली जाए, ह्यूमन हंगर इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन चीजों में अगर देख लिया जाए तो उनकी जो रैंकिंग है वो बहुत ऊपर होती है। तो ये एक कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं कि कोई भी कंट्री सुपर पावर कैसे बनती है। तो कहने का ये मतलब है कि इस टॉपिक का यही मतलब था कि हमारी कंट्री में जो 1929 में यूएसए में जिस कंट्री को खाने के लिए कुछ नहीं था, अगर वो कंट्री भी सुपर पावर बन सकती है तो हमारी कंट्री में तो रिसोर्स है, सब कुछ है, सिर्फ हमारे को इंटेंट होना चाहिए और हमारे को फुल यूटिलाइजेशन से काम करना चाहिए, और जो भी स्कीम, जो भी योजनाएं खुलती हैं उनको फुली यूटिलाइज करना चाहिए। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने कोई ज्यादा स्कीमें नहीं खोली थी जब ये सुपर पावर बनी, उसने सिर्फ 3-4 स्कीमें खोली थी। तो हमारे यहाँ तो हर साल हजारों योजनाएं खुलती हैं, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में हमारी कंट्री सुपर पावर क्यों नहीं बन पाती? बात यह कि हमारी कंट्री में जो भी योजनाएं, जो भी स्कीमें खुलती हैं वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट बहुत कम होती हैं, ज्यादातर करप्शन होती है उनमें। तो कहने का यही मतलब है कि अगर किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनना है उसको इन एरिया पे बहुत सारा काम करना है, एजुकेशन, हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे, ह्यूमन हंगर इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, डिफेंस सिस्टम पे। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। शुक्रिया।